Hello everyone, the question says that 2 mole of an helium gas is mixed with 3 mole of hydrogen molecules taken to be resid. What is the molar specific heat of mixture? So this is mixture of constant volume. Now first we will write 2 moles of helium gas. Now number of moles of helium gas is 2 is mixed with 3 moles of hydrogen gas. So 3 moles of number of moles of hydrogen is 3 moles of hydrogen molecule taken to be resid. What is the molar specific heat? So in this question I have to find out the molar specific heat of constant volume. Now we will use direct formula of mixing of two gases. So this is the based on the concept of mixing of two gases. Now I can write F mix will equals to formula N1 F1 plus N2 F2 divided upon N1 plus N2, where F1 and F2 are the degree of freedoms of helium and H2 respectively. Now first we will write number of moles is 2, and for helium F1 is 3 and N2 is 3, and for H2 F2 is 5 divided upon 5. So now on solving this equation we get 21 divided upon 5. So now in this question I have to find out the molar specific heat of mixture at constant volume. So now we have find out the value of F mix. Now put the value of CV. So use formula FR divided upon 2. F is 21 divided upon 5 R upon 2. Now on solving this equation we get 17.4 joule per mole Kelvin. So it is our answer. That is option C. Hence option C is right. I hope you understood this explanation. Thank you. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 25 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एक सिलेंडर है जिसमें हमने 1 मोल ऑफ O2 गैस डाली है 300 केल्विन टेम्परेचर पे। मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ O2 हमें गिवन है 0.3 नैनोमीटर। रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमें गिवन है 200 मीटर पर सेकेंड। हमने एवरेज कोलिजन रेट पर सेकेंड निकालना है O2 मॉलिक्यूल के लिए। तो ये कैसे होगा, पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमें जो भी गिवन है वॉल्यूम V है हमारे पास 25 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर क्यूब। N है हमारा 1 मोल। टेम्परेचर T है 300 केल्विन। डायमीटर को अगर मैं किससे रिप्रेजेंट करूं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करूं तो मेरा डी से करते हैं डायमीटर, रेडियस है सिग्मा, तो ये है हमारा 0.3 नैनोमीटर यानी 0.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर। और अगर मैं रेडियस करूं तो क्या होगा, ये कितना होगा, ये होगा मेरा, एक सेकेंड, ये आया मेरे पास, यहाँ से रूट मीन स्क्वायर स्पीड लिख लेते हैं जो कि है हमारी VRMS। VRMS हमें गिवन है कितनी, 200 मीटर पर सेकेंड। हमें एवरेज कोलिजन रेट निकालना है। तो एवरेज कोलिजन रेट निकालने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके लिए लैम्डा क्या होता है हमारा, मीन फ्री पाथ लैम्डा होता है RT डिवाइडेड बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर Na इंटू प्रेशर P, ये होता है हमारा। अब हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए क्या होता है, PV जो है वो nRT के इक्वल होता है। N हमारा 1 मोल गिवन है, तो यहाँ से हम प्रेशर क्या होगा, RT अपॉन V होगा। तो अगर मैं इसे पुट कर दूँ तो यहाँ से मेरा लैम्डा आ जाएगा, प्रेशर P की जगह RT अपॉन V पुट करूँगी तो ये आ गया V अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर Na। ये मेरा लैम्डा आ गया मीन फ्री पाथ। तो इसको अगर मैं लगाऊं तो मेरे को पता है कि V एवरेज जो होता है, रिलेशन क्या होता है V एवरेज और VRMS में। V एवरेज मेरा होता है 8/3 पाई का अंडर रूट इंटू VRMS के इक्वल, ये मेरा रिलेशन होता है। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि मेरा
क्या होगा, फ्रीक्वेंसी निकाल सकती हूँ। फ्रीक्वेंसी न्यू मेरी होगी कितनी, वी एवरेज अपॉन लेमडा, यही तो होगी। वी इज एवरेज इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है, तो ये आ गया। अब यहाँ मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूँ तो ये आ जाएगी कितनी, वी एवरेज की वैल्यू है मेरे पास 8/3 का अंडर रूट इंटू वी आर एम एस, डिवाइड बाय लेमडा करना है, यानी डिवाइड बाय आएगा वॉल्यूम इंटू √2 सिग्मा स्क्वायर एन ए, ये आ जाएगा। इसमें अगर मैं सारी वैल्यूज रख लूँ तो मेरा क्या आएगा, 8/3 का अंडर रूट इंटू वी आर एम एस कितना गिवन है, 200 गिवन है, इंटू √2 यहाँ से सिग्मा स्क्वायर कितना होगा मेरा, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या है हमारा मॉलिक्यूलर डायमीटर है, जो कि हमने ऊपर डी से रिप्रेजेंट किया था, उसे हम सिग्मा से करते हैं, ये है। तो सिग्मा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻9 का होल स्क्वायर हो जाएगा -18, एन ए आ जाएगा हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 और डिवाइड बाय होगा ये वॉल्यूम वी से, जो कि गिवन है 25 इंटू 10⁻⁻3। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आएगा हमारा, ये आएगा सॉल्व करके हमारा 17.5 इंटू 10⁻8 पर सेकेंड। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये हो गया 0.175 इंटू 10⁻10 पर सेकेंड। सो न्यू आ गया, कोलिजन रेट हमारा अप्रॉक्सीमेटली 10⁻10 पर सेकेंड के इक्वल। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। सो हम लिख सकते हैं थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या है अपना, फॉर ए गिवन गैस एट 1 atm प्रेशर RMS speed of the molecules is 200 meter per second at 127 degrees Celsius. At 2 atm pressure and at 227 degrees Celsius, the RMS speed of the molecules is, एक गैस गिवन है जिसका जो मोलिक्यूल्स का स्पीड 127 डिग्री सेल्सियस पे अपन को गिवन है और 227 डिग्री सेल्सियस पे अपन से पूछा है बेसिकली। ठीक है, तो RMS स्पीड मेरा क्या होता है, VRMS √3RT/m। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इस फॉर्मूले में देखूं तो मेरा चेंज किस में हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ भाई कि V1 जो है √3R/m, टेम्परेचर 127, इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ तो मैं 273 ऐड कर रही हूँ बेसिकली। ठीक है, तो मेरा V1 का वैल्यू मुझे गिवन है 200 √3R और इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा 400/m। ठीक है, अब सेकंड के लिए अगर मैं लिखूं, मुझे V2 फाइंड आउट करना है √3। अब अगर 227 को मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगी, 227 में अगर ऐड करें अपन 273, सो दैट विल बी 500 बेसिकली, है ना। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ। फोर 400 और इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, तो बेसिकली m से m कैंसिल, इससे ये कैंसिल, जो बचा वो अपना ये है 200/V2 और ये 400/500। सो जो मेरा V2 है दैट इज 4/5, 200 5/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब √4 को मैं 2 लिख सकती हूँ, तो 200
by 2 root 5 मीटर पर सेकेंड. सो ये मेरा कितना आ जाएगा 100 रूट 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. Hello everyone. The temperature at which the root mean square velocity of hydrogen molecules equals to their escape velocity from the earth is closest to. So here the Boltzmann constant is given, Avogadro number is also given, radius of the earth is this, and gravitational acceleration is this. So if I talk about the escape velocity, so escape velocity is equals to under root of 2g r, where r is the radius of the earth and g is the gravitational acceleration. Now we know that root mean square velocity is vrms is under root of 3rt by m, where m is the molar mass and r is the universal gas constant, right? So I can write r is equals to Boltzmann constant into Avogadro number. So you can just put it here. So you will get 3 k na by this, right? Okay, so it is given here the escape velocity and the root mean square velocity of the hydrogen gas molecule are equal. So we can also write it as 3 kT by small m, where small m is the molecular mass. Very simple. Now you can just equate the two. So I will write here under root of 3 kT by m is equals to this. So you can square both sides. So after squaring both sides, you will get, right? Now if you see the question, in the question the temperature at which this happen is asked, right? So I will write here T is equals to gr. So this will be multiplied here with inverse, like 1 by this will be multiplied here. So I will write this. So this will be the temperature 2gr into m by 3 kT, right? Now you can just put the values of g, radius of earth, molecular mass of hydrogen by 3k. Now I will multiply and divide with Na and Na, right? Now we know that R is Boltzmann constant time Na, and molar mass is molecular mass times of Avogadro number Na. Now you can just put the value here. So 2 into g, we know that gravitational acceleration is 10, and if I talk about the radius of the earth, it is already given in the question. If you see, it is 6.4 into 10 to the power 6. So I will write here. So this is the radius of the earth, and now we will write the molar mass of the hydrogen. So we know that the molar mass of the hydrogen is 2 grams. So in kilogram, I will write 2 into 10 to the power minus 3 in division 3. So K into Na is the gas constant 8.3. So this will be the final expression. So if you will solve this, you will get 1.01 into 10 to the power 4 Kelvin as the answer. So this will be the temperature at which the root mean square velocity will be equals to the escape velocity from the earth. Now you could see the option. So option C is the correct one. 10 to the power 4 Kelvin will be the temperature at which this condition will be satisfied. Simple. Thank you. Hello everyone. An ideal gas is enclosed in a cylinder at a pressure of 2 atm and temperature 300 Kelvin. The mean time between two successive collisions is 6 into 10 to the power minus 6 seconds. If the pressure is doubled and temperature is increased to 500 Kelvin, the mean time between two successive collisions will be close to. So here we have to find out the mean time between two successive collisions.
when the pressure is doubled and temperature is increased to 500 Kelvin. So we know that mean time is directly proportional to volume by velocity. So from the gas equation we know that PV is equals to nRT. So if I talk about the volume is nR by Tp. So volume is proportional to Tp, right? And if I talk about the velocity, then we know that the velocity is proportional to under root of temperature, right? So we can just put the values of temperature and velocity, volume and velocity. So I will write mean time is directly proportional to T by P into under root T. So you could see the mean time is directly proportional to under root T by P. Okay, so here in the question it is said that the temperature is increased to 500 and the pressure is doubled, right? So if I talk about the T dash by T, so that will be equals to under root of T dash by change in pressure plus P by this. So just put the value. So the change temperature is under root 500 Kelvin if you see here, and initial temperature was under root 300 and initial pressure was P and change pressure was 2P. Okay, so this will get cancelled out and you will get under root 5 by 3 into half, right? So you will get the T by T dash is equals to this. So in the question it is given that the mean time between two successive collision was earlier 6 into 10 to the power minus 8, right? So if you will see here, so you will write T dash equals to 6 into 10 to the power minus 8, that is T, into under root 5 by 2 root 3, right? So this will be nearly equals to 3.8 into 10 to the power minus 8. So you could write this is nearly equals to 4 into 10 to the power minus 8 seconds. So you could see the option. The correct option here is B. 4 into 10 to the power minus 8 seconds. Thank you. So we are going to discuss a problem of JEE main exams. Question is, a vertical closed cylinder is separated into two parts by a frictionless piston of mass m of negligible thickness. The piston is free to move along the length of the cylinder. The length of the cylinder above the piston is L1 and below the piston is L2. ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक वर्टिकल क्लोज सिलेंडर है, उसको दो पार्ट में बांट दिया गया है और उसके ऊपर का पार्ट है जो L1 लेंथ है और नीचे का पार्ट है जो पिस्टन के वो L2 लेंथ है। ठीक है, सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि फ्रिक्शनलेस और नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल थिकनेस का है, और उस पिस्टन के ऊपर लेंथ है जो वो L1 है सिलेंडर की और नीचे जो लेंथ है वो L2 है। ईच पार्ट ऑफ द सिलेंडर कंटेन्स n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट इक्वल टेम्परेचर। ठीक है, n मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट इक्वल टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर आपका सेम है और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी गैस के लिए सेम है दोनों पार्ट के लिए। तो आपको फाइंड क्या करना है, इफ द पिस्टन इज स्टेशनरी इट्स मास m विल बी गिवन बाय। अगर पिस्टन स्टेशनरी है इसका मतलब पिस्टन पे लगने वाले सारे फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस हुए पड़े हैं। तो बस आपको बस वो फाइंड करना है मास के पिस्टन का मास कितना होगा जिससे कि वो दोनों तरफ के जो फोर्सेस है उसको बेयर कर पाए और वहीं पे स्टेशनरी रहे। तो पहले पिस्टन का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे किस तरह से ये हम समझ सकते हैं कि किस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे वेरी हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा पिस्टन बन गया। अब क्या हो रहा है पिस्टन में, मान लो कि ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है सिलेंडर में बीच में लगा हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारा पिस्टन। अब इस पिस्टन के ऊपर की लेंथ है जो वो बोल देते हैं L1 है और नीचे की लेंथ है जो वो बोल देते हैं L2 है। ठीक है, और L1 जो है वो बड़ी है L2 से। तो आप प्रैक्टिकली थोड़ा इसको दिखाने के लिए एक काम कर सकते हैं, वो ये कि जो आपका पिस्टन है, जो आपका सिलेंडर है, सॉरी ये सिलेंडर बन गया और यहाँ पे आप दिखा सकते हैं इस तरह से पिस्टन को।
ठीक है, ये आपका हो गया पिस्टन इस तरह से। इसके ऊपर की लेंथ है L1 और नीचे की लेंथ है, यानी कि यहाँ तक की लेंथ है L1 और नीचे की लेंथ है L2। n नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड में है और टेम्परेचर भी मेंटेन है T दोनों साइड में। तो अब पिस्टन का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये हमारा पिस्टन रहा, ठीक है, ये पिस्टन रहा। ऊपर से इस पे प्रेशर लग रहा होगा, मान लेते हैं ऊपर P1 है, ठीक है, और नीचे से प्रेशर लग रहा होगा, मान लेते हैं प्रेशर है P2, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, P1 मल्टीप्लाइड बाय A1 एरिया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्या होता है, फोर्स। और यहाँ पे भी फोर्स लग रहा होगा, वो लग रहा होगा P2 A2, ठीक है। एरिया ऑफ द पिस्टन, जितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। हालांकि एरिया दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि पिस्टन का इस पार्ट पे यहाँ से प्रेशर फोर्स लगा रहा होगा और इस पार्ट पे यहाँ से P1 प्रेशर फोर्स लगा रहा होगा, तो एरिया की वैल्यू भी क्या है, सेम है। तो हम बोल सकते हैं A1 इज इक्वल्स टू A2, ठीक है। ऊपर वाला एरिया जो ये होगा, ये वाला पार्ट, वही नीचे वाला एरिया होगा, ठीक है। चलिए, अब पिस्टन का खुद का जो वेट है mg, वो भी नीचे लग रहा होगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये इक्वेशन क्या होगी, फोर्स इक्वेशन बनेगी कि P2A इज इक्वल्स टू बनेगा P1A प्लस mg। ओके, चलिए अब देखो, आइडियल गैस के लिए अगर मैं बात करूं तो आइडियल गैस के लिए कुछ ऐसा होता है कि भाई PV इज इक्वल्स टू होता है nRT, ठीक है। तो मैं P को लिख सकता हूं भाई साहब nRT बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम देखो, अगर मैं बात करूं सिलेंडर के लिए, तो अगर मैं ऊपर वाले का वॉल्यूम बात करता हूं, जितनी ऊपर वाली गैस है, यानी कि यहाँ भरी हुई है, तो गैस का कितना वॉल्यूम भरा हुआ है यहाँ पे, एरिया जो कि ये है, इसको मैं मान रहा हूँ A, सिलेंडर का जो एरिया है, और लेंथ कितनी है L1, ठीक है। तो ऊपर वाली गैस का वॉल्यूम हो गया A L1 और नीचे वाली गैस का वॉल्यूम हो गया A L2, क्योंकि वो L2 लेंथ तक भरी हुई है और A एरिया में भरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम मुझे पता चल जाता है A L, ठीक है। तो अगर मैं P1 की बात करूँ तो P1 हो जाएगा nRT बाय A L1, और P2 की बात करूँ तो P2 हो जाएगा nRT बाय A L2। ओके, चलिए, तो P1 P2 की वैल्यूज यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, वापस से इंसर्ट कर देते हैं P1 और P2 की वैल्यूज को। तो P2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा nRT A बाय A L2 इज इक्वल्स टू nRT बाय A L1 इंटू A प्लस mg। तो A से A यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और A से A यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे हम लिख सकते हैं इसको nRT 1 अपॉन L2, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 1 अपॉन L1 इज इक्वल्स टू mg। ओके, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से सीधी डायरेक्ट m की वैल्यू निकल के आएगी, m इज इक्वल्स टू nRT बाय g, और m की वैल्यू निकलेगी nRT बाय g और 1 अपॉन L2 माइनस 1 अपॉन L1। आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं nRT बाय g, और L1 L2 इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L1 L2। सो यू नीड टू चेक दैट इन योर ऑप्शन, और अगर नहीं मिलता है तो और आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से इससे आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो यहीं तक हम इसका आंसर मान के छोड़ सकते हैं और आंसर्स ऑप्शंस में से चेक कर सकते हैं। सो ऑप्शन में जाके देखेंगे तो हमें मिलेगा nRT बाय g L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L1 L2, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। Hello everyone, the question says that an ideal gas occupy a volume of 2 meter cube at a pressure of 3 into 10 raised to power 6 Pascal. The energy of the gas is, so in this question I have to find out the energy. So now I can write energy, formula of energy is 1 upon 2 n RT. So F upon 2, so we can say this value became F upon 2 and RT will become PV. So where F is degree of freedom. So now it is given that pressure is 3 into 10 raised to power 6. So we will write F is degree of freedom, P is 3 into 10 raised to power 6 and V is 2 meter cube. Now on solving this value 2 will cancel out, but value of F is 3 for
monoatomic gas. For monoatomic gas, we will consider a value of F is 3. Now put the value F equals to 3. So we get 9 into 10 raised to power 6 joule. So it is our required energy. So it is our answer. I hope you understood this explanation. Thank you. Hello everyone, the question says that 2 kg of a monatomic gas is at a pressure of 4 into 10 raised to power 4 Newton per meter square. The density of gas is 8 kg per meter cube. What is the order of energy of the gas molecule due to its thermal motion? So in this question, I have to find out the order of energy of gas due to its thermal motion. Now we know thermal energy of an molecule. So formula and concept we will use here. We know thermal energy of an molecule. Formula to find out the thermal energy of an molecule, that will be equal to N 3/2 kT. N 3/2 kT. So I can write the value K. K is constant. So I can write the value K as R divided upon Na, where Na is the Avogadro number. So where K is the Boltzmann constant, we know this relation K equals to R upon Na. R is the universal gas constant. Now change this value of K with this formula. So we get thermal energy, that is ET, will be equal to N upon Na, Avogadro number, 3/2 RT. So now we know N divided upon Na, that is equals to number of moles. So we get N upon, so 3/2 N RT. We also know according to ideal gas equation, PV equals to nRT. PV is pressure volume, equals to N is number of mole, R is universal gas constant. So we can write nRT equals to PV. So use this value in this equation. So we get 3/2 PV. Here it is given that 2 kg of monatomic gas is at a pressure of 4 into 10 raised to power 8 Newton per meter square. So it is given pressure, and density of gas is 8 kg per meter cube. So density is given. So but we have to find out volume. We know volume is mass upon density, because mass upon volume equals to density. So here mass is 2 kg and density is 8 kg. So it will equals to meter cube. Now put this value. So we get 3/2. P is 4 into 10 raised to power 4 and V is 2/8. Now on solving this equation, we get value 1.5, 2 to the 4, 2 3 to the 4 and 4 2 4s are 8, and it will cancel out 2. So we get 1.5 into 10 raised to power 4. Hence we have to find out the order. Hence order will be, because what is the order of energy? So order of energy is 10 raised to power 4. So it will be our final answer. Hence order is 10 raised to power 4. So it is our answer. I hope you understood this explanation. Thank you.